नमस्कार। आज़ाद सिपाही के हेल्थ इज़ वेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। आज हम बात करेंगे भारत में तेज़ी से बढ़ती एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज़। हिंदी में इसे मधुमेह भी कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक इस वक्त भारत में 5 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। IDF के मुताबिक भारत में यह आंकड़ा 2 दशक में 8.5 करोड़ से अधिक हो सकता है। वहीं दुनिया भर में अब तक 23 करोड़ लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं और ये आंकड़ा आने वाले 2 दशक में बढ़कर लगभग 35 करोड़ के पार हो सकता है। इस बीमारी पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एक्सपर्ट एंड मशहूर फिजिशियन डॉक्टर मयंक प्रियरंजन। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर हम अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें जिससे ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके और मधुमेह या डायबिटीज़ से छुटकारा पाने के लिए किन उपायों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वेलकम डॉक्टर। जी थैंक यू। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ बेसिकली हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। तो डायबिटीज़ बेसिकली ब्लड में जब शुगर बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो शुगर कितना बढ़ जाता है जब हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं तो उसके कुछ कट ऑफ वैल्यूज़ हैं। जैसे कि अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर आता है या फिर आपका रैंडम ब्लड शुगर 200 से ऊपर आता है और साथ में आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स आते हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। या फिर आपका एक HbA1c नाम का टेस्ट होता है, उसका वैल्यू अगर 6.5 से ऊपर होता है, 6.5 से ऊपर होता है, तब उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम डायबिटिक हो चुके हैं। पहली बात तो डायबिटीज़ से कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना और ज़्यादा भूख लगना। ये सब डायबिटीज़ के क्लासिक सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम हमें आ रहे हैं, किसी को आते हैं, तो उनको तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। ये कितने तरह के होते हैं डायबिटीज़? डायबिटीज़ बेसिकली वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट आम तौर पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। उसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के डायबिटीज़ होते हैं, सब कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि गर्भवती महिलाओं में होता है। उसके अलावा और कुछ और डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं जैसे कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। तो ये सब छोटे छोटे क्लासिफिकेशंस हैं, बट मोटा मोटी जो है 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो दोनों में डिस्टिंक्शन आखिर क्या है एग्जैक्टली? क्या ये जो डायबिटीज़ है इसका कोई एज मतलब फिक्स है कि हाँ इतने के बाद होगा या? इनिशियली पहले हम ये मानते थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये देखा भी जाता था कि 30 ईयर्स से कम में पाया जाता था। 30 साल से कम उम्र के लोगों में, बच्चों में ये पाया जाता था टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 जनरली बूढ़े लोगों की बीमारी कहते थे, ओल्डर पॉपुलेशन में दिखाया था 40 साल के बाद। बट अब जो ये लाइन है वो धीरे धीरे ब्लर हो रहा है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ भी किसी किसी केसेस में 30 के बाद। मैंने देखा एक छोटे बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो जाता है। तो उन्हें कैसे होता है? वो टाइप 1 डायबिटीज़ उनको होता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है 30 साल से कम उम्र के लोगों में होता है। तो और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जनरली ओल्डर पॉपुलेशन में होता है। बट ये जो लाइन सब धीरे धीरे ब्लर हो चुके हैं। जैसे कि आप बात करें कि 4-5 साल के बच्चों को भी आपने देखा है इंसुलिन लेते हुए देखा होगा, तो उनको जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं, और बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीबॉडीज़। तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है बेसिकली, जहाँ पे आपका जो बॉडी है वो आपके ही खिलाफ काम करता है। ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का भी यही मैकेनिज्म है। क्या ये जेनेटिक होता है? जेनेटिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन में, और जनरली कॉज इसका जेनेटिक ही होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर देखा होगा मोटे लोगों में होता है। मोटापा जिनको ज़्यादा होता है और जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, यानी जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते या बैठने वाला काम होता है जिनका, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा देखा जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं इसमें। एक्सरसाइज का मेन रोल है डायबिटीज़? एक्सरसाइज का एक बहुत ही बड़ा रोल है इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ में। जी।
कौन से एक्सरसाइज इसमें करने चाहिए? रनिंग कंटिन्यू करना चाहिए, या जैसे जिन लोगों का आजकल जॉब वगैरह में एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो बेसिकली जो रिकमेंडेशन है, जो ADA गाइडलाइंस कहती है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो कहता है, जो इंडियन डायबिटीज़ सोसाइटी है वो भी कहती है कि एटलीस्ट आपका 30 मिनट्स पर डे एक एक्सरसाइज होना चाहिए, और 7 दिन में कम से कम 5 दिन वो आपको कैरी आउट करना चाहिए। और डायबिटीज़ जो एक्सरसाइज आप करते हैं बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है, यानी जो ओल्डर पॉपुलेशन है आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि आप थोड़ा फास्ट वॉक करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा रन नहीं कर सकते, बहुत लोगों को घुटने की दिक्कत होती है, कुछ लोग कार्डियक इश्यूज रहते हैं, तो आप उनको बस बोलते हो फास्ट वॉक करें, उसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं बेसिकली। और जो यंगर पॉपुलेशन है उनको आप बेसिकली बोल सकते हो थोड़ा सा विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उनको एक्सरसाइज आप इस टाइप का ही एडवाइस करते हैं जैसा उनका एज होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज है एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 7 डेज। अगर किसी को प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो कि आपके आँख वाले डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है, तो उन लोगों को विगरस एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर वो उस केस में रेटिनल डिटैचमेंट का इशू हो सकता है और आप ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो विगरस एक्सरसाइज जो है तब तक आपको नहीं करना है जब तक वो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रीट ना हो जाए। तो ऐसे तो लोगों को पता है कि डायबिटीज़ के बारे में कि ये क्या होता है, पर ये किस हद तक ख़तरनाक होता है ये अब तक लोग नहीं जानते और लाइटली लेते हैं सिचुएशन को, कुछ भी खा लेते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक होता है? डायबिटीज़ एक स्लो पॉइजन की तरह है बेसिकली, कि शुरू में जब डायग्नोस होता है तो लोग जनरली ठीक होते हैं, उस टाइम कुछ नहीं होता। बट अगर ऐसे ही डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहे और डिसिप्लिन मेंटेन ना हो पेशेंट के पार्ट से, तो 5 से 10 साल के बाद वो धीरे धीरे आपके बॉडी के विभिन्न अंगों को डैमेज करना वो शुरू कर देता है। जैसे कि किडनी को डैमेज करता है, आपके जो नर्व्स हैं, जो नसें होती हैं, उनको डैमेज करना शुरू करता है, आपकी आँखों को डैमेज करता है। तो इसको हम रिस्पेक्टिवली ऐसे कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी किडनी को डैमेज कर रहा है। किडनी पे तो बहुत ज़्यादा ही असर करता है। हाँ, किडनी पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक्चुअली बहुत कॉमन है। जैसे अगर नसों को डैमेज करा तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं उसको, और अगर रेटिना को डैमेज करा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं उसको। तो ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं बेसिकली डायबिटीज़ के। उसके अलावा कुछ ये सब जनरली छोटे वेसल की डिजीज़ है। अगर थोड़ा सा हम उसको डिटेल में जाएंगे तो जो छोटे वेसल्स होते हैं बॉडी में, ये उनकी बीमारी है। अगर बड़े वेसल पे डायबिटीज़ का असर होता है तो वो स्ट्रोक कॉज कर सकता है आपको, उसको लकवा कहते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉज कर सकता है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, या फिर पैर के जो वेन्स हैं उनको, वो पैर की जो आर्टरी है उसको, उसमें क्लॉट बना सकता है, उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ को, इसलिए इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस लानी चाहिए। हम अपने खाने पीने में क्या चेंज कर सकते हैं जिससे हम डायबिटिक ना हों, या हों भी तो उससे बचें? डायबिटीज़ में एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक्सरसाइज की तो बात हम नहीं करेंगे, अगर खाने पीने पे हम स्पेसिफिकली आते हैं तो आपको क्या खाएं और क्या अवॉइड करें बेसिकली आपको हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होते हैं उसको अवॉइड करना होता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड किसे कहते हैं? तो जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो वो कितना तेज़ी से वो शुगर रिलीज़ करता है, कितना तेज़ी से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी कार्बोहाइड्रेट। उसको अगर कोई कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी से वो ग्लूकोज बना देता है शरीर में, बहुत तेज़ से शुगर रिलीज़ करता है, तो उसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। तो इन जनरल इन खानों को जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है उनको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि आलू हो गया आपका, सफ़ेद चावल हो गया आपका, चीनी से बना हुआ कुछ भी, या मैदे से बना हुआ कुछ भी। लोग बस इतना जानते हैं कि अगर हम डायबिटिक हैं या उससे बचना है तो चीनी अवॉइड करें, आलू अवॉइड करें और चावल करें, बाकी सब लोग खाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोग भूल जाते हैं, मैदा। जी, मैदा आजकल हमारे खाने के हर कंपोनेंट में, हर खाने के पदार्थ में, पैकेट में जो भी पैकेट फूड में तो रहता ही रहता है, जो भी आता है सब मैदे से बनता है। तो और बाकी बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, सब कुछ मैदे से बनता है। तो मैदा का स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही ब्रॉड है, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर जैसे मुझे डायबिटीज़ हो गया है और जो मेडिसिन मेरी चल रही है, बेसिकली इसमें क्या मेडिसिन यूज़ होता है? अगर मेरी दवाइयाँ चल रही है तो क्या मुझे पूरी लाइफ कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर मुझे ठीक होना है तो, ठीक रहना है तो? एक बार डायबिटीज़ अगर हो जाता है तो इन जनरल लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खानी पड़ती है। लाइफ लॉन्ग इसमें है कि मेडिकेशन से आपको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं,
बहुत ही फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके मेडिकेशन के, और बहुत अच्छा मेडिकेशन टॉलरेट हो पाता है। लोग लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती मेडिसिन से। दिक्कत तब होती है जब वो मेडिसिन छोड़ देते हैं जी। तो डायबिटीज़ की मेडिकेशन से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए या शुगर आपका बढ़ा हुआ रहे हमेशा, तो उससे बहुत नुकसान है। ये हमें समझना पड़ेगा। क्या डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? अगर कुछ यंग पॉपुलेशन में जो यंग एज में प्रेजेंटेशन होती है डायबिटीज़ की, तो कभी कभी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं डायबिटीज़, जैसे कि अगर कोई यंग लड़का आ रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, उसको लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी, वैसे पेशेंट में कभी कभी देखा गया है कि अगर आप उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अगर ठीक हो जाए, अल्कोहल लेना बंद कर दे, मोटापे पे कंट्रोल पा जाए, एक्सरसाइज शुरू कर दे, तब देखा गया है कि इनिशियली डायबिटीज़ की दवाई शुरू होती है, बट ग्रेजुअली वो बंद हो जाती है अगर वो अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट कर ले तो। बट इन जनरल जब ओल्ड पेशेंट्स आते हैं तो ऐसा बहुत कम लोगों में देखा गया है, कि रेयरली ऐसा होता है बल्कि कि दवाई डायबिटीज़ बिल्कुल जड़ से बंद हो जाए। दवाई आपको खानी ही पड़ती है लाइफ लॉन्ग। हाँ, दवा तो खाना पड़ेगा, पर अगर मान लीजिए सब कंट्रोल है, शुगर वगैरह सब कंट्रोल है, फिर भी हमको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वो बढ़ने का खतरा रहता है। ये क्वेश्चन अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि अब तो मेरा शुगर कंट्रोल है, अभी दवाई खानी है क्या? बट वो दवाई खा रहे हैं तभी शुगर कंट्रोल है, वो दवाई छोड़ देंगे तो शुगर अपने आप बढ़ जाएगा। अगर खाने पीने पे भी कंट्रोल रखें तो काफ़ी नहीं होगा, दवा काफ़ी नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ खाने पीने से लिंक नहीं है। उसमें जो पैनक्रियास, अगर थोड़ा इसके बारे में हम बात कर पाएँ डिटेल में, तो डायबिटीज़ एक जो बेसिकली इंसुलिन बनाता है हमारा शरीर, वो पैनक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है शरीर में। जैसे कि लिवर एक ऑर्गन है, किडनी का ऑर्गन है, वैसे पैनक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है। उस पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, एक तरह के सेल्स होते हैं, बेसिकली कोशिका होती है। तो वो सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि वो सेल जो होते हैं, जो जनरली बच्चों में पाया जाता है टाइप 1 डायबिटीज़, उन सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है बाय एंटीबॉडीज़, जो आपका शरीर खुद बनाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। मतलब जो इंसुलिन की मात्रा ठीक तो है, बट हमारा शरीर में मोटापे की वजह से या कुछ और कारण की वजह से हमारे सेल्स जो होते हैं, इंसुलिन उतना अच्छा काम नहीं कर पाता हमारे शरीर में, और धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो वो जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, या इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, वो सिर्फ खाने पीने और एक्सरसाइज से कम नहीं हो सकता। तो उसकी पैथोलॉजी जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती एक बार। बट सेलेक्टेड फ्यू केसेस में, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई यंग पेशेंट ऐसा आता है डायबिटीज़ का, और लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से अगर उसको है, तो कभी कभी लाइफस्टाइल करेक्ट करने से डायबिटीज़ पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट ऐसा बहुत कम ही केसेस में देखा जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताएंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं? बेसिकली डायबिटीज़ जो है, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। माइक्रोवैस्कुलर मतलब पतले वेसल्स जहाँ पे जब इन्वॉल्व होते हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो उसमें क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, जहाँ पे आँख में जो रेटाइना होता है, रेटाइना पे ही इमेज फॉर्म होता है। हम जब जो भी कुछ देखते हैं, जैसे हम कुछ देख रहे हैं, तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटाइना के ऊपर इमेज फॉर्म होता है। तो रेटाइना का डैमेज हो गया तो इट कैन लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूरा का पूरा अंधापन आ सकता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी ये कॉज करता है, पहली बात। दूसरी बात है डायबिटिक नेफ्रोपैथी नाम की चीज़ होती है। नेफ्रोपैथी मतलब किडनी की बीमारी। तो डायबिटीज़ जो होती है इवेंचुअली अगर कंट्रोल रहे तो किडनी को इन्वॉल्व करता है और किडनी में डैमेज कॉज करता है। किडनी में डैमेज की वजह से आपको शरीर में सूजन आ सकता है, शार्प कम आता है, लंग्स में पानी भर सकता है, और एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है, विच इज़ वाई कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी नसों की दिक्कत शुरू हो जाती है। नसों की दिक्कत की वजह से सुन्नपन और सनसनाहट, झंझनाहट सनसनाहट कह लीजिए इसको, या सुन्नपन, ये दिक्कतें जो है ये पेशेंट्स कॉमनली बोलते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये 3 माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो गई। उसके अलावा जो कुछ मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, मतलब कि आपकी जो नसें हैं जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, उसमें बीमारी हो सकती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेयर जम सकता है, और उसमें इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरी बात है स्ट्रोक का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है, यानी लकवा जो कहते हैं उसका भी चांस बढ़ जाता है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रहे तो।
मोटा मोटी इतना मतलब मेन कॉम्प्लिकेशन। तीसरी बात है कि ये जो पैर की नसें हैं और जो पैर के ब्लड वेसल्स हैं, तो जो पैर के ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर भी क्लॉट जम सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको पैर में दर्द हो सकता है या गैंग्रीन। इसमें फिर ट्रीटमेंट क्या लेना पड़ता है इतने सारी? फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इज़ द मेन। एक बार ये बीमारी हो गई तब ये इलाज की तरह हो जाती है, फिर आपको ये परेशान करना शुरू हो जाती है। इसीलिए सारा का सारा एम्फेसिस जो है वो डायबिटीज़ से कंट्रोल पे। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रहे तो आप अपनी लाइफ लॉन्ग आप बीमारी रहित रहेंगे, एक हेल्दी जीवन व्यतीत करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और ये सब बीमारियाँ एक बार हो जाए तो तरह तरह की दवाइयों फिर आपकी चलेंगी और ये पूरी तरह से कंट्रोल इस पर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल में आ जाता है लेकिन फिर आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कुछ लोगों ने मैं कमेंट भी किया था, ये जो PCOD की प्रॉब्लम है उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया है तो आप मीठा अवॉइड करें, तो क्या वो डायबिटिक होते हैं? ये क्या होता है बेसिकली? PCOS में एक्चुअली PCOS जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, एक मल्टी फेसेटेड डिजीज़ है। मतलब इसके बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि शरीर में थोड़ा सा ज़्यादा बाल आ जाना, उसको हर्शुटिज्म कहते हैं। फीमेल्स की बीमारी है ऑब्वियसली। और जैसे मोटापा होना, और मोटापे के साथ साथ क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। मतलब बॉडी में मोटापे की वजह से इंसुलिन सही से काम नहीं करता है उनके शरीर पे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अपना शुगर लेवल चेक कराते हैं। शुगर लेवल अक्सर पेशेंट्स में नॉर्मल ही रहता है, बहुत कम ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि PCOS बेसिकली यंग फीमेल्स की बीमारी है, यंग फीमेल में ज़्यादातर होता है। तो शुगर लेवल इनका जनरली नॉर्मल होता है। बट अगर कोई पेशेंट ओवरवेट हो और ओबेस हो तो उसमें कुछ दवाइयाँ चलती हैं उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए और मोटापा भी कम करने के लिए। मेटफॉर्मिन नाम की दवाई होती है प्रिसाइजली, जो PCOS में दिया जाता है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिवर्स होता है और अगर कोई ओवरवेट है तो मोटापा भी उसको मैनेज किया जा सकता है। वो एक बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। PCOS एक एक्चुअली बहुत ही कॉमन बीमारी है, इंडिया में बहुत ही कॉमन है। नहीं, क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई जो बोलते हैं तो वो समझ लेते हैं कि अच्छा वो डायबिटिक हो चुके हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस डायबिटिक नहीं होते वो, प्री डायबिटिक हो सकते हैं, लेकिन जनरली उनका शुगर जो डायबिटिक रेंज में नहीं होता है और उसको अगर कंट्रोल करेंगे तो कभी डायबिटिक होंगे भी नहीं। PCOS से डायबिटीज़ हो जाना बहुत कॉमन नहीं है। PCOS खुद में बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन PCOS से डायबिटीज़ होना बहुत कॉमन नहीं है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे इसे मैनेज करें कि हम डायबिटिक ना हों? डायबिटीज़ का जो मेन कॉज है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। यानी हम जब एक्सरसाइज नहीं करते या हमारा जॉब ऐसा होता है जब कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और बहुत हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो इसकी वजह से ही मेनली डायबिटीज़ होता है। तो हमें ये चीज़ बेसिकली अवॉइड करना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी बात है खान पान में आजकल जंक फूड का ज़माना बहुत ज़्यादा आ गया, लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना है ना। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है उसे हमें अवॉइड करना है। हाई फाइबर डाइट लेना है। डाइट शुड बी रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल की और सब्जी की मात्रा डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए। और चीनी, मैदा, आलू और सफ़ेद ब्रेड, इस तरह के पदार्थ से हमें थोड़ा दूर रहें। बेसिकली हमें अपना वेट मैनेज करना है, हमें अपना पेट मैनेज करना है। और अगर ये सब चीज़ मैनेज रहे और अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहें तो डायबिटीज़ हमें कभी नहीं होने वाला है। कुछ लोगों को घबराहट जैसी होने लगती है, वो कहते हैं कि लगता है हमारा शुगर लो हो गया है। मैंने सुना है शुगर होना, क्या शुगर कम भी होता है? शुगर बिल्कुल कम हो सकता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर आपका ब्लड शुगर 70 से कम आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि आपका शुगर कम हो गया है। तो शुगर कम होने की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि घबराहट होना, ज़्यादा पसीना आना, चक्कर आना और बेहोशी आ जाना। ये 3-4 सिम्टम होते हैं शुगर कम होने के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, पसीने आने शुरू हो गए हैं, तब आपको अपना शुगर बिल्कुल टेस्ट करना चाहिए। और अगर 70 से कम आता है तो आप बिल्कुल कुछ चीनी वगैरह आपको खा लेना चाहिए। जिन लोगों को शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, उन लोगों का अचानक से लो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी का शुगर हाई रहता है और अक्सर वो पेशेंट मेडिकेशंस पे भी होते हैं, अगर आपने दवाई खाई और आपने मील स्किप कर दिया, आपने खाना स्किप कर दिया, नहीं खाया खाना, तो उस टाइम आपका शुगर बिल्कुल कम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि शुगर कम होना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दवाई की वजह से ही हो। कोई ना कोई इन्फेक्शन जब होता है पेशेंट को तो उसकी वजह से शुगर जरूर कम हो जाता है। शुगर लो में मैंने सुना है चक्कर आना, क्या ऐसा होता है?
बिल्कुल, चक्कर भी आता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, बेहोशी भी आ जाती है। तो ये सब शुगर कम होने के ही लक्षण हैं। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि शुगर कम होने का जो कारण है वो हमेशा दवाई नहीं होती। कई बार इन्फेक्शन जो होता है वो उसकी वजह से शुगर कम हो सकता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं निमोनिया और यूरिन का इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन कारण है शुगर कम सुना होने भी के। है जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती हैं वो लगातार मतलब यूरिन उनका निकलता है, वो परेशान होते हैं इस चीज़ से। इनफैक्ट ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के सिम्टम ही होते हैं, ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा भूख लगना, ये तो क्लासिक सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। और यूरिन का इन्फेक्शन और निमोनिया का भी जो रेट है, या फॉर दैट मैटर कोई भी इन्फेक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बहुत ईजिली वो कैचअप कर लेते हैं सब इन्फेक्शन देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। डॉक्टर, जैसे मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अब ठीक हो चुकी हूँ? उसके बारे में मुझे बताइए, मैं कैसे जानूँगी कि हमारा शुगर कंट्रोल में है? बेसिकली जैसे कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा कैसे डायबिटीज़ को डायग्नोज किया जाए, तो उसमें हमने ऐसे बात की कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो तो कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गया वगैरह वगैरह। तो इसमें एक ट्रीटमेंट गोल भी होता है, कैसे हम समझेंगे कि हमारा शुगर अब कंट्रोल में है, या फिर क्या ट्रीटमेंट गोल होना चाहिए डायबिटीज़ में। तो आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 80 से 130 के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका जो खाने के बाद वाला शुगर है, जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, जो टिपिकली कुछ खाने के 2 घंटे बाद मेजर किया जाता है, वो आपका लेस देन 180 होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। और आपका HbA1c का टारगेट 7 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो BP है वो 140/90 से आपको नीचे रखना है। तो ये इसमें शुगर के गोल्स यही सारे हैं। मैंने सुना है, सब लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है उन्हें हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। इसके बारे में आप मुझे बताइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ की जब मेडिकेशन लेते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, और वो जो टाइमिंग है अक्सर डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ होती है, चाहे वो टैबलेट हो चाहे इंसुलिन हो, वो हमेशा खाने के पहले लिया जाता है। तो अगर रेगुलरली पेशेंट 2-2 घंटे पे खाते रहेंगे तो उससे आपका शुगर जो है थोड़ा हेवायर हो सकता है। तो ऐसा करने की सलाह मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। आप दिन में 3 बार या 4 बार जैसे खाते हैं वैसे ही खाएं, ठीक है। लेकिन जब भी खाएं तो स्मॉल मील्स लें, ये नहीं कि लार्ज मील आप लेके बैठ गए हैं। आपको जब भी खाना है तो आपको छोटा मील ही लेना है, कम अमाउंट में ही खाना है। हमारा आखिरी सवाल, ये डायबिटीज़ के लिए आप कोई स्पेसिफिक डाइट के बारे में अगर हमें बता दें तो? डायबिटीज़ में मेन गोल आपका, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कि आपको अपना मोटापा चेक पे रखना पड़ेगा। मोटापा कैसे हम मेजर करते हैं, तो उसके बहुत सारे इंडिसेस होते हैं, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, दूसरा एक इंडेक्स होता है वेस्ट टू हिप रेशियो। तो आपको अपना वेस्ट टू हिप रेशियो और BMI जो होता है उसको एक नॉर्मल लिमिट में रखना है, मोटापा बेसिकली कम रखना है। तो उसके लिए जो चीज़ अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड करना है और एक्सरसाइज करते रहना है, अगर ये सब आप करते रहेंगे तो आपको अपना भी चेक में रहेगा, तो आपको डायबिटीज़ भी नहीं होगी। कोई ऐसा फूड आइटम जो आप बोलेंगे हाँ ये रहता है ये खाने के लिए? या इन जनरल जैसे शकरकंद आप खा सकते हैं, उसमें बहुत हाई फाइबर्स होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाना चाहिए। वेजिटेबल में आप आलू को ओमिट कर दीजिए, क्योंकि आलू एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। उसके अलावा इन जनरल सारे वेजिटेबल्स ठीक होते हैं। फ्रूट्स में आप जो ज़्यादा मीठा फ्रूट होता है, जैसे कि अंगूर हो गया या आम लीची हो गया, इन सबको छोड़ के बाकी जो फ्रूट्स होते हैं इन सबको अवॉइड करना। बाकी फ्रूट्स आप बिल्कुल अपने डाइट में रखिए। फ्रूट जूसेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अगर आप ओवरवेट हैं तो, क्योंकि वो फिर आपको और ज़्यादा शुगर कंट्रीब्यूट करेगा आपकी बॉडी में, फाइबर्स उसमें नहीं होते। तो आप फ्रूट जूसेस को अवॉइड कीजिए, होल फ्रूट्स खाया कीजिए, वाइट राइस को अवॉइड करें, ओट्स खाएँ। ओट्स या पॉरिज जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। अगर ब्रेड खाने का मन है तो ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, या होल व्हीट ब्रेड आता है आजकल मार्केट में, वो भी खा सकते हैं। ब्राउन राइस खाना चाहें ब्राउन राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, क्योंकि वीट जो होता है, वीट में बेसिकली जो गेहूं का रोटी बनता है, गेहूं में पूरा का जो आउटसाइड ब्रैन होता है वो प्रिजर्व्ड रहता है, लेकिन जो मैदा होता है उसमें जो आउटसाइड फाइबर्स होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। तो फाइबर की जो क्वांटिटी है मैदा में बिल्कुल नहीं होता, और होल व्हीट से बना हुआ जो रोटी होता है उसमें होता है। तो ये सब चीज़ आप खा सकते हैं, और ये सब चीज़ें बताया उसको अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आज़ाद सिपाही के हेल्थ इज़ वेल्थ शो में आज के लिए इतना ही। हमने जाना डायबिटीज़ कितना खतरनाक हो सकता है,
ये कैसे होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज करना है, घबराना नहीं है, अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं और जितना हो सके रनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि एक्सरसाइज का और डायबिटीज़ का डायरेक्ट कनेक्शन है। आज़ाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। आज़ाद सिपाही के हेल्थ इज़ वेल्थ शो के नेक्स्ट पार्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।